हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल एसएससी जी के हब में स्वागत है। मैं हूं उदय शंकर। बच्चों, आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर के। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये साबित होंगे आपके सभी एग्जाम्स के लिए जो अभी आगे आने वाले हैं। और ये जो प्रश्न है ये नेचर से बहुत ही फंडामेंटल नेचर के ये सवाल हैं। काफी इजी ग्रेड के सवाल हैं, इनको हम कठिन प्रश्नों की श्रेणी में नहीं रख सकते। यदि आपकी भारतीय राज्य व्यवस्था पर पकड़ है, आपने इस सब्जेक्ट को अच्छी तरह से पढ़ा है, तो ये जो वीडियो सेशन होगा खुद को जांचने का एक मौका होगा आप कितने अच्छे हैं। 20 सवाल है, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम करने की कोशिश करें। ये जो प्रश्न है ये बार बार पूछे गए हैं, एक बार नहीं, ये बार बार पूछे गए, बहुत ही फंडामेंटल नेचर के सवाल हैं। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, बनाने की कोशिश करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए आप इसे लाइक करें, आप इसे अपने भाई बंधुओं में शेयर करें। अगर आप नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें। आगे आने वाले दिनों में आपको और भी अच्छे और एक्साइटिंग वीडियो देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज के इस पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़ी हुई वो क्या कहता है, कह रहा है क्या कि भारतीय संविधान सभा है ना का गठन किया गया था। जो भारतीय संविधान सभा का गठन जो 1946 में हुआ था, तो वो किसके अंतर्गत हुआ था। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। चलिए आप कुछ समय लीजिए, खुद से पहले हल करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। चलिए अगर आपने इसको कर लिया है तो चलिए अब इसके आंसर की तरफ जाते हैं। भारतीय संविधान सभा का जो गठन किया गया था यह कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठन किया गया था। अब सवाल है कि कैबिनेट मिशन योजना क्या था, इसके मेन क्या अनुशंसा था, ये हम इस सब पर तो बाद में बात करेंगे। पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को यहां से ढूंढते हैं। देखिए, ज्यादातर कैबिनेट मिशन योजना के बारे में क्या पूछा जाता है, कैबिनेट मिशन योजना में कितने सदस्य थे, जो कैबिनेट मिशन जो आया था उसमें कितने सदस्य थे। तो पहला चीज आप ये जानिए कि कैबिनेट मिशन भारत में आया कब था। तो कैबिनेट मिशन जो था, जो कैबिनेट जो मिशन ये जो भारत में जब आया था तो वो समय था आपका 24 मार्च 1946 को। भारत में राजनीतिक जो गतिरोध थे, जो राजनीतिक जो संकट थे, इसको दूर करने के लिए कैबिनेट मिशन मतलब आया 24 मार्च 1946 को। ठीक है, इसमें 3 सदस्य थे, ये ज्यादा महत्व का चीज है। इसमें 3 मेंबर्स थे, कैबिनेट मिशन में ना 3 मेंबर्स थे, जिनके अध्यक्ष जो थे ना, इस 3 मेंबर्स वाले मिशन के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था पैथिक लॉरेंस। ठीक है ना, पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। चलिए मुख्य बात जानिए जो कि एग्जाम से रिलेटेड है। ओके, चलिए दूसरी बात इसमें क्या था। एक तो पहला बात हो गया कि इसके अध्यक्ष का नाम था पैथिक लॉरेंस था, ये 3 सदस्यीय था। तो 2 और कौन कौन से सदस्य थे, तो अब चूंकि क्रिप्स मिशन, देखिए सॉरी कैबिनेट मिशन, ठीक है ना। चलिए अब इसमें जो एक जो थे वो एबी अलेक्जेंडर थे, एक जो थे वो एबी अलेक्जेंडर थे, और एक जो थे वो आपके स्टेफर्ड क्रिप्स थे, और एक जो थे वो आपके स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। ठीक है ना। तो ये कहने का तात्पर्य क्या है, ये 3 सदस्यीय ये मिशन था। और सवाल कहां से आता है, तो सवाल आता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे। तो कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे वो आपके पैथिक लॉरेंस थे, और ये एबी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स इसके 2 सदस्य थे। तो चलिए इसका पहला का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है क्या, किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्यों को संघ में मिलाने, क्षेत्र में वृद्धि करने या कमी करने की शक्ति प्राप्त है। किस अनुच्छेद के तहत, बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है, किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्यों को संघ में मिला सकता है, क्षेत्र में वृद्धि कर सकता है, क्षेत्र में कमी कर सकता है, ये शक्ति इसको किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है। चलिए ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या क्या है, कह रहा है क्या कि अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 4।
चलिए पहले आप इसको तुरंत फटाफट बनाने की कोशिश कीजिए, इसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे। किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्यों को संघ में मिला सकता है, क्षेत्र में वृद्धि कर सकता है या क्षेत्र में कमी कर सकता है? चलिए अगर बच्चों अगर आपने इसको हल कर लिया है तो इसका राइट आंसर होना चाहिए है ना, ऑप्शन ए होना चाहिए है ना, टू का राइट आंसर ए होना चाहिए। देखिए अनुच्छेद 3 के तहत, ठीक है ना, अनुच्छेद 3 के तहत जो संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह राज्यों को संघ में मिला सकता है, राज्य के क्षेत्र में वृद्धि कर सकता है, राज्य के क्षेत्र में कमी कर सकता है। यह शक्ति अनुच्छेद 3 से प्राप्त होती है। चलिए अब कुछ और अनुच्छेद इसमें ऑप्शंस में दिया गया है, थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत जो होगा वो राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये अनुच्छेद 1 के बारे में पहले भी बात हो चुका है, ठीक है ना। तो भारत क्या है, एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ठीक है ना, और ये अनुच्छेद आपका 1 कहता है। अनुच्छेद आपका 2 क्या कहता है? देखिए नए राज्यों का नए राज्य का बनना, नए राज्यों का प्रवेश। आप ऐसे समझिए अनुच्छेद 2 क्या कहता है? नए राज्यों का प्रवेश। सिंपल भाषा में मैं आपको बताना चाहता हूं, नए राज्य का गठन या प्रवेश। आप इसको ऐसे मान के चलिए जो नए राज्य बनते हैं तो उनसे संबंधित जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 2 है। अच्छा अनुच्छेद 4 क्या कहता है? आप इसके बारे में भी जान ले। अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि ये जो सरकार मतलब अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद जो 3 है, अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है? नए राज्यों का प्रवेश। अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है? राज्यों को संघ में मिलाना, क्षेत्र में वृद्धि करना, क्षेत्र में कमी करना। ये सब है ना, ये जितने भी चीज होंगे इसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, मतलब संविधान संशोधन के अंतर्गत ये चीज नहीं होंगे। यानी कि इसका मतलब है कि अनुच्छेद 4 में संबंध है अनुच्छेद 2 से, आर्टिकल 2 से और आर्टिकल 3 से। मतलब आर्टिकल 2 और 3 जो भी होंगे इनको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, ऐसा अनुच्छेद 4 में कहा गया है। तो चलिए अगर हम आंसर की तरफ बात करते हैं तो 2 का राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए? 2 का राइट आंसर हमारा ए होना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में करें क्या? सिक्किम भारत का एक संबद्ध राज्य एसोसिएट स्टेट बनाया गया था। चलिए ऑप्शन 4 क्या आपके सामने है? 30वें संशोधन के अंतर्गत, 32वें संशोधन के अंतर्गत, 35वें संशोधन के अंतर्गत और 42वें संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को एक एसोसिएट स्टेट बनाया गया था किस संविधान संशोधन के अंतर्गत? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगर आपने कर लिया है तो इसका राइट आंसर होना चाहिए सी होना चाहिए, ठीक है ना, इसका राइट आंसर सी होना चाहिए। देखिए सिक्किम एक्चुअली भारत का एक ऐसा राज्य जो अभी है ये एक्चुअली विदेशी राज्य था, लेकिन जब सिक्किम के विधानसभा और वहां के लोगों को लगा कि नहीं चाइना हम पर कब्जा कर लेगा, क्योंकि तिब्बत को चाइना ने पहले से ही परेशान कर रखा था, अब सिक्किम को भी लगने लगा कि चाइना उस पर अटैक कर सकता है, चाइना अपने में मिला सकता है, तो उसने भारत सरकार से अनुरोध किया। तो भारत सरकार के अनुरोध पर है ना 35वें संशोधन किया गया, ठीक है ना, 35वां संशोधन किया गया और सिक्किम को भारत में मिला करके एक एसोसिएट राज्य का दर्जा दिया गया। फिर 36वें, आप यहां से थोड़ा सा और एक कदम आगे बढ़े, 36वें संविधान संशोधन के तहत है ना, 36वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है ना, सिक्किम को फुल स्टेट का दर्जा दिया गया है ना, पहले था एसोसिएट स्टेट। 35वें संशोधन के अंतर्गत इसको बनाया गया था एसोसिएट स्टेट, लेकिन 36वें संशोधन के अंतर्गत इसको फुल स्टेट का दर्जा दिया गया। तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत में मिलाया गया, तो मिलाया गया 36वें। ये तो बोला कि चलो ना तो तुम तिब्बत के क्षेत्र में, एसोसिएट का मतलब क्या हुआ कि फुल कंट्रोल नहीं, हाँ कंट्रोल रहेगा लेकिन फुल कंट्रोल नहीं। फुल कंट्रोल आया कब? दूसरे राज्यों के बराबरी का दर्जा कब दिया गया? तो 36वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया। एनीवे आपका जो सवाल का जो जवाब होगा वो आपका सी होगा, सवाल जो पूछ रहा है उसका जवाब जो होगा वो 3 का आंसर सी होगा। आइए आते हैं नंबर 4 प्रश्न में। कह रहे क्या भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। भारत क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स, जो कि आर्टिकल 1 कहता है। अभी बात हुआ है यहां पर आर्टिकल 1 से रिलेटेड, भारत जो होगा वो क्या होगा? यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। अब यहां पर प्रश्न क्या कर रहा है कि भारतीय संविधान में राज्यों का संघ, जिसको आप कहते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स, जिसको आप कहते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स की संकल्पना कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से और स्विट्जरलैंड के संविधान से। ये कहां से लिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि आर्टिकल 1 हमारा यहीं से स्टार्ट होता है।
आर्टिकल 1 हमारा यहीं से स्टार्ट होता है। तो चलिए बच्चों, अगर आपने इसका आंसर अगर आपने फाइंड आउट कर लिया है, बना लिया है, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, ठीक है ना। जो कि कहीं कहीं आपको ऑप्शन कनाडा भी मिलेगा, तो हम ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के जगह पर हम कनाडा भी कह सकते हैं। कहीं कहीं ऑप्शन में आपको ये ऑप्शन देखने को हो सकता है कि नहीं मिले, कनाडा मिले, तो इसका राइट आंसर कनाडा भी हो सकता है, क्योंकि अब ये जो चीज है ना, अब कनाडा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारा जो 4 का राइट आंसर क्या होने वाला है, 4 का राइट आंसर भी हमारा सी होगा। आइए नंबर 5 में कह रहे क्या, प्रारूप समिति में निम्न में से कौन एक सदस्य सम्मिलित नहीं थे, ठीक है ना। प्रारूप समिति में कौन एक सदस्य नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सादुल्ला, है ना, ए के अय्यर और के एम मुंशी। इनमें कौन सा है ना, कौन से ऐसे हस्ती थे जो कि प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। चलिए एकदम आसान ये सवाल है और ये जरूर हल हो जाने चाहिए। एकदम इजी ग्रेड के सवाल हैं और एकदम हल होने वाले सवाल हैं। चलिए, अगर आपने इसको कर लिया है तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ए होना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। जवाहरलाल नेहरू का संबंध प्रारूप कमेटी से नहीं था। प्रारूप कमेटी के बारे में मूल बात जानिए, ठीक है ना। प्रारूप कमेटी के बारे में मूल बात जानिए कि 7 सदस्यीय कमेटी था। ये एक 7 सदस्यीय, है ना, सदस्यीय ये कमेटी था और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, है ना। भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। इसके अन्य सदस्य में भाई कौन कौन थे, एक तो आपके मोहम्मद सदुल्ला हो गए, या ना ए के अय्यर हो गए, के एम मुंशी हो गए। हम और अगर सदस्यों के बारे में बात करते हैं तो कुछ और इसके सदस्य थे, जैसे कि गोपाल स्वामी अय्यर, सॉरी अयंगर, है ना, गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है ना। चलिए, इसमें और हमारे कौन बसते हैं, तो बसते हैं हमारे माधवराव, ठीक है ना। दूसरा जो थे वो थे माधवराव। चलिए, तीसरा हमारे कौन बसते हैं, तो टीटी कृष्णा माचारी, साउथ इंडियन ऐसे ही नाम रखते हैं, ठीक है ना, कृष्णा माचारी। साउथ इंडियंस जो थे ना ऐसे ही, एक था ना कृष्णा माचारी, है ना, श्रीकांत, है ना, जो भारत के जो, है ना, बहुत फास्ट वो ओपनर थे, क्रिकेट से जुड़े हुए थे, उनका भी नाम था कृष्णा माचारी, श्रीकांत। एनीवे, तो ये प्रारूप समिति में कौन सा सदस्य नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे। सदस्य में कौन कौन थे, मोहम्मद सादुल्ला थे, ए के अय्यर थे, के मुंशी थे, भीमराव अंबेडकर ये अध्यक्ष भी थे, गोपाल स्वामी और माधवराव और टीटी कृष्णामाचारी, ये आपके 7 सदस्य हो गए। तो इसका मतलब है कि हमारा राइट आंसर 5 का राइट आंसर ए होना चाहिए। आइए करे क्या, भारत के संविधान में उद्देशिका प्रियम्बल का विचार लिया गया है, किस, है ना, देश के संविधान से लिया गया है। जो हमारे संविधान का जो प्रियम्बल है, उद्देशिका, जिसको आप यह प्रस्तावना भी कहते हैं, है ना, उद्देशिका का एक और हिंदी प्रस्तावना होगा। ये प्रस्तावना किस देश के, है ना, संविधान से लिया गया है, इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से और यूएसए के संविधान से। तो अगर आप समझ रहे हैं, आंसर को बना सकते हैं, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए क्या, इटली गलत, कनाडा गलत, फ्रांस गलत, इसका राइट आंसर यूएसए होना चाहिए, ठीक है ना। इसका राइट आंसर यूएसए होना चाहिए। 6 का आंसर जो होगा वो डी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 में करे क्या, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे, किनको संवैधानिक सलाहकार के तौर पर चुना गया था। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना, बी एन राव और के मुंशी। इसको जल्दी से जल्दी आप इसको हल करने की कोशिश कीजिए। संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार के रूप में किनकी नियुक्ति की गई थी। चलिए, अगर आपने आंसर अगर बना लिया तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए आपका क्या होना चाहिए, बी एन राव होना चाहिए, ठीक है ना। इसका राइट आंसर बी एन राव होना चाहिए। बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार माना बनाया गया था और ये 11 दिसंबर 1946 को, देखिए 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, तो राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष बने थे। पहला चीज ये समझिए, राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है ना। तो राजेंद्र प्रसाद जो थे इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया और बी एन राव को क्या बनाया गया, बी एन राव को बनाया गया संवैधानिक सलाहकार। तो 11 दिसंबर 1946 को 2 बातें हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष बने, पहले सच्चिदानंद थे अस्थायी अध्यक्ष,
पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे अस्थायी अध्यक्ष 2 दिन के लिए। 9 तारीख को उनको बनाया गया था, 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। फिर 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर चुन लिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और संवैधानिक सलाहकार के तौर पर नियुक्त हुए BN राव। इसका मतलब है कि हमारा 7 का राइट आंसर हमारा C होने वाला है। आइएगा नंबर 8 में, करे क्या, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया था। ये उद्देश्य प्रस्ताव, ये समझिए कि ये रखा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट, ये उद्देश्य प्रस्ताव से जुड़ा हुआ सवाल अक्सर आता है। चलिए तारीख दिया गया है 13 दिसंबर 1946, 19 दिसंबर 1946, 29 दिसंबर 1946 और 3 दिसंबर 1946। चलिए अगर आपने इसको अगर हल कर लिया है तो उद्देश्य प्रस्ताव है ना, ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया था। पहले आप इस उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में जानिए, है ना। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को रखने का काम जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, और ये घटना घटा था 13 दिसंबर है ना 1946 को, है ना। 13 दिसंबर से ही है ना हमारे संविधान सभा की कार्यवाही शुरू हो गई थी। इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव रखा और हमारा जो संविधान सभा की कार्यवाही शुरू हो गई थी, ठीक है ना। इनके उद्देश्य प्रस्ताव को रखने वाले जवाहरलाल नेहरू थे, और यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में है ना भारतीय प्रस्तावना का ना आधार बना। ये प्रस्तावना है प्रस्तावना का आधार बना है ना उद्देश्य प्रस्ताव। चलिए तो एक बात इंपॉर्टेंट है कि उद्देश्य प्रस्ताव रखने का काम जवाहरलाल नेहरू ने किया था 13 दिसंबर 1946 को, और ये पास कब हुआ था, ये संविधान सभा द्वारा पास कब हुआ था, तो 22 जनवरी, ठीक है ना, 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से इसे पास कर लिया गया था। सर्वसम्मति से इसे पास कर लिया गया था, यानी कि हमारा 7 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, C होना चाहिए। 8 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, 8 का राइट आंसर A होना चाहिए। 8 का राइट आंसर A होना चाहिए। चलिए आते हैं, बात को आगे लेके चलते हैं। नंबर 9 में, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा किया गया था। जो संविधान सभा की जो सदस्य का निर्वाचन हुआ था वो किसके द्वारा किया गया था। चलिए तो ये किसके द्वारा किया गया था, जनता द्वारा, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा, संघीय व्यवस्थापिका द्वारा, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा। किसके द्वारा ये किया गया था, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आप इसको थोड़ा सा जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए अगर आपने बना लिया है तो संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया गया था प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, ठीक है ना। संविधान सभा में जो निर्वाचन हुआ था सदस्यों का वो इनडायरेक्ट वे में हुआ था, उसको भारतीय जनता ने नहीं चुना था, आप ऐसा समझिए। ये इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था, ठीक है ना। और ये इसमें जैसे कि आज वयस्क मताधिकार है, 18 वर्ष के लोग लाइन में लगते हैं, वोट देते हैं, तो वो वाली व्यवस्था से है ना इनके सदस्यों का निर्वाचन नहीं हुआ था। इनके सदस्यों का निर्वाचन हुआ था प्रांतीय विधानसभा के जो सदस्य थे आपस में ही इन्होंने सदस्यों का चुनाव किया था, और ये जो चुनाव था वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के अंतर्गत आता है, ठीक है। यानी कि हमारा 9 का राइट आंसर B होगा। आइए कह रहा क्या कि संविधान के कुछ अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 के पहले ही लागू कर दिए गए थे, वे कब लागू हुए थे, वो कब लागू हुए थे। ऐसे हम लोग ये पढ़े हैं ना कि बचपन समय क्या पढ़ाया गया है कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था, लेकिन इस 26 जनवरी 1950 के पहले भी कुछ अनुच्छेद लागू किए गए थे। वो अनुच्छेद के बारे में पूछा गया है कि किस तारीख को 26 जनवरी 1950 के पहले किस तारीख को ये पर्टिकुलर जो आर्टिकल्स है ना वो लागू हुए थे। चलिए 26 अक्टूबर 1949, 26 नवंबर 1949, 26 दिसंबर 1949 और 26 दिसंबर 1949, 24 दिसंबर 1949। चलिए इसमें आपको आंसर पाना है कि 26 जनवरी 1950 के पहले संविधान के कुछ अनुच्छेद किस तारीख को लागू हुए थे। चलिए तो इसका राइट आंसर होना चाहिए B। देखिए ये अंतिम दिन है ना 26 जो नवंबर था है ना, इसी दिन जो भारतीय संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार किया था, अडॉप्ट किया था, और इसी दिन 26 नवंबर 1946 के दिन ही निर्वाचन, ठीक है ना, निर्वाचन संबंधी जो अनुच्छेद थे है ना वो मतलब लागू कर दिए गए थे, ठीक है ना। इलेक्शन संबंधी जो अनुच्छेद थे वो लागू कर दिए गए थे, यानी कि कुछ अनुच्छेद लागू किए गए थे 26 नवंबर 1946 को, और शेष जितने भी आर्टिकल्स थे
वो या शेष संविधान कह लीजिए, वो लागू किए गए थे 26 जनवरी 1950 को। इसका मतलब है कि हमारा 10 का राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, वो नंबर बी होगा। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, है ना। झंडा समिति के अध्यक्ष पूछा गया है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। के मुंशी थे, जे बी कृपलानी थे, भीमराव अंबेडकर थे और की जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? के मुंशी थे, जे बी कृपलानी थे, ठीक है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और जवाहरलाल नेहरू थे। काफी आसान सवाल है, काफी आसान सवाल है। चलिए अगर आपने इसका आंसर कर लिया है तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो जेबी कृपलानी थे, ठीक है ना। जो झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो जेबी कृपलानी थे। चलिए यानी कि हमारा 11 का राइट आंसर होगा बी होगा। लेकिन अब हम ये देख लेते हैं कि बाकी जो है, बाकी हमें जो ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं ये किस किस के अध्यक्ष थे। चलिए तो के मुंशी कार्य संचालन समिति, है ना, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। कार्य कई तरह की कमिटियां बनाई गई थी, ठीक है ना, संविधान सभा द्वारा संविधान के काम को आसान करने के लिए, लेखन के काम को आसान करने के लिए कई कमिटियां बनाई गई थी। लगभग 22 कमिटी का निर्माण किया गया था संविधान सभा द्वारा, ठीक है। हर एक कमिटी का कोई ना कोई अध्यक्ष होता था। तो जो जेबी कृपलानी थे ये कार्य संचालन, है ना, आप ऐसे सॉरी जेबी कृपलानी नहीं, ये के मुंशी जो थे, ठीक है ना, के मुंशी। राइट आंसर तो आपका 11 का बी होगा, पहले आप ऐसा समझिए। राइट आंसर जो होगा वो आपका सर 11 का बी होगा। चलिए अब थोड़ा सा बात को आगे देखते हैं। जो के मुंशी जो थे ये कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे, कार्य संचालन, ठीक है ना, समिति के अध्यक्ष थे। चलिए अच्छा, भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसको सरल भाषा में आप ऐसा समझिए। और जो जवाहरलाल नेहरू क्या थे, ये संघीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ठीक है ना। ये संघीय, जवाहरलाल नेहरू जी क्या थे, संघीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। चलिए इसका मतलब है कि हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, हमारा राइट आंसर बी होना चाहिए। 11 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। आइए नंबर 12 में करे क्या, देश की स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, कब हुई थी? देश के आजादी के बाद संविधान सभा के प्रथम बैठक कब किया गया था? चलिए 8 अगस्त 1948, 16 अगस्त 1947, 31 अक्टूबर 1947 और 24 सितंबर 1947। किस तारीख को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, ठीक है ना, स्वतंत्रता के पश्चात? चलिए अगर आपने इसका आंसर राइट कर लिया है तो इसका राइट आंसर सी होना चाहिए, ठीक है ना। 31 अक्टूबर आप ऐसे समझिए 1947 को, है ना, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। और ये जो समय है वो स्वतंत्रता के बाद का समय है। तो स्वतंत्रता के बाद, ठीक है ना, स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 31 अक्टूबर 1947 को। यानी कि हमारा राइट आंसर इसका सी होगा। 12 का राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 में करे क्या, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? भारतीय संविधान में जो लिखी गई बात है मैक्सिमम कहां से लिया गया है? 1935 का भारत शासन अधिनियम पहला ऑप्शन है, अमेरिका का संविधान से सबसे ज्यादा भाग लिया गया है, कनाडा से सबसे ज्यादा लिया गया और ब्रिटेन से सबसे ज्यादा लिया गया है। इसमें सबसे ज्यादा, है ना, सबसे बड़ा स्रोत इसमें से कौन सा है भारतीय संविधान के लिए? चलिए फटाफट इसको कीजिए। चलिए बच्चों अगर आपने कर लिया तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ए होना चाहिए। देखिए 1935 का जो शासन अधिनियम था उससे भारतीय संविधान सबसे ज्यादा प्रभावित है। मतलब भारतीय संविधान का 75%, 1-2% नहीं, 75% जो अंश है वो लिया गया है 1935 के भारतीय शासन अधिनियम से लिया गया है। मतलब एक तरह से समझिए कि भारत शासन अधिनियम जो 1935 था इसी का दूसरा रूप है आज का हमारा भारतीय संविधान। 75% भाग इसका 1935 के भारतीय शासन अधिनियम से लिया गया है। इसका मतलब है कि हमारा जो 13 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। चलिए भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया पर किस देश का प्रभाव है? एक बार फिर से सवाल को सुना जाए, भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया पर किस देश का प्रभाव है? चलिए ऑप्शन क्या कहता है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका। क्या भारतीय संविधान संशोधन
प्रक्रिया पर किस देश का प्रभाव है? कहां से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए दक्षिण अफ्रीका। इसका राइट आंसर होना चाहिए दक्षिण अफ्रीका। 14 का राइट आंसर डी होगा। आइए नंबर 15 में आते हैं। करे क्या भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति का पद है ना किस देश के संविधान से लिया गया है? ये सब जरूर आता है सवाल, है ना, कि ये पर्टिकुलर चीज किस संविधान से आया है, ये पर्टिकुलर चीज किस अनुच्छेद से बिलोंग करता है। देखिए पॉलिटी से कुछ जुड़े हुए सवाल हैं जो कि अगर आप उसको कर लेते हैं ना तो एक बड़ा भाग आप कर लेंगे। खास तौर पर आपका अनुच्छेद सही होना चाहिए, भाग सही होना चाहिए, अनुसूची सही होना चाहिए। ये तीन चीजों पर पहले आप कमांड करें, अनुसूची, भाग और अनुच्छेद। इसके बाद फिर आप बहुत सारे प्रश्नों को आप हल करने में सक्षम होंगे। चलिए, तो उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? ये उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है ना। नंबर 15 का आंसर जो होगा वो बी होगा। आइए, पंथ निरपेक्षता जिसको हम सेकुलरिज्म कहते हैं, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेक्युलरिज्म, है ना। पंथ निरपेक्षता, सॉरी, करे क्या पंथ निरपेक्षता का क्या अभिप्राय, क्या मतलब है? राज्य सभी धर्मों का विरोधी है, ऑप्शन ए। राज्य किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है, नंबर 2। राज्य किसी धर्म विशेष को राज्य धर्म के रूप में मान्यता नहीं देगा, नंबर 3। और नंबर 4 क्या कहता है कि इनमें से कोई नहीं। आपको एक आंसर, सही आंसर का चुनाव करना है। देखिए, पंथ निरपेक्ष किसको कहते हैं? निरपेक्ष का मतलब भाई हमको आपसे लेना देना नहीं है, आप उधर रहिए, तो बस, है ना। राज्य, देखिए, राज्य सभी धर्म का विरोधी है, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है ना। चलिए, हमारा राइट आंसर सी होना चाहिए, राज्य किसी धर्म विशेष को राज धर्म के रूप में मान्यता नहीं देता है। भारत क्या है? भारत का अगर पूछा जाए कि स्टेट रिलीजन कौन है, राज धर्म कौन है, तो कोई भी भारत का राज धर्म नहीं है, ठीक है ना। भारत का कोई भी राज धर्म नहीं है, हाँ, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि 16 का राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। आइए नंबर 17 में, कह रहे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद में, है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, है ना, के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के विवाद में, है ना, भारतीय संसद ने क्या कहा? सर्वोच्च न्यायालय में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि, क्या निर्धारित किया भाई? है ना, कि प्रियम्बल मतलब उद्देशिका संविधान का एक भाग है, कि क्या सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा? चलिए नंबर बी में आते हैं। प्रियम्बल संविधान का एक भाग नहीं है, ये नंबर बी है। उद्देशिका का एक महत्वपूर्ण भाग ही संविधान का भाग है, मतलब पूरा उद्देशिका नहीं, और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर होना चाहिए ना, ए होना चाहिए, कि उद्देशिका जो प्रियम्बल है वह संविधान का भाग है। देखिए, बेरुबारी आप ऐसा समझिए, बहुत सरल तरीके से आपको लेके चलना चाहता हूं। बेरुबारी विवाद में, है ना, वाद कहिए, विवाद नहीं, बेरुबादी, है ना, वाद में, ठीक है ना। चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने माना बेरुबादी वाद में, सुप्रीम कोर्ट ने क्या माना कि जो, क्या कहते हैं, कि जो उद्देशिका है वो संविधान का अंग नहीं है। लेकिन इस फैसले को पलटते हुए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में, है ना, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो प्रियम्बल है वो संविधान का एक भाग है और बाकी भागों की तरह इसका भी संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। लेकिन संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आप संविधान का संशोधन तो कर सकते हैं, प्रस्तावना का संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन उसके मूल भाव में कोई तरह का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। 17 का राइट आंसर हमारा जो होगा वो ए होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 में करेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ठीक है ना, पंथ निरपेक्ष जो शब्द था वो 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 18 का राइट आंसर हमारा ए होगा। चलिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं? प्रस्तावना को कितना बार संशोधित किया गया है? तो देखिए, ऑप्शन क्या है, 1, 2, 3 और 4। इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी करने की कोशिश कीजिए। चलिए बच्चों, अगर आपने इसको कर लिया है कि प्रस्तावना भी कितने बार संशोधित हुआ है, तो मात्र एक बार, यह मात्र एक बार संशोधित हुआ है। और इसी संशोधन के फलस्वरूप कुछ वर्ड्स जोड़ा गया, जैसे समाजवादी, ठीक है ना, जैसे पंथ निरपेक्ष, ठीक है ना, और जैसे इंटीग्रिटी, अखंडता,
देखिए ये 3 शब्द को जोड़ा गया है 42वें संशोधन के तहत, ठीक है ना। पहला है समाजवादी, दूसरा है पंथ निरपेक्ष, तीसरा है अखंडता। तो हमारा 19 का राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। आइए नंबर 20 में, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? इसका राइट आंसर होना चाहिए 22 जुलाई 1947 को। तो बच्चों हमारे 20 सवाल कंप्लीट हुए। मुझे पूरी तरह आशा है कि आपको ये पूरा वीडियो सेशन जरूर समझ में आया होगा। खास तौर पर जिनका पॉलिटी पर तैयारी अच्छा है उनको एक बनाने का एक मौका मिला है। आपको नया सिरा, जो नए स्टूडेंट हैं उनको एक नया सिरा से पढ़ने का मौका मिला है। तो बच्चों आज की बात हमारा इतना ही। आप इस वीडियो को पूरा देखें जरूर, है ना। एक मिनट आपको लाभ पहुंचाएगा। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई ऐसा चीज है जो कि आपको नहीं जानना है या नहीं जानने से मतलब रखते हैं। अगर आप नए हैं, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर लें। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।